हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन या आंसर राइटिंग के लिए एक प्रयास शुरू किया है। उस प्रयास में आज ये तीसरा वीडियो है। पहले और दूसरे वीडियो में हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, न्यायिक सक्रियता, जिसको हम इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसका प्रयोग वहां हमने पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के साथ कंपैरिजन या तुलना के रूप में किया था। लेकिन आज ये पृथक तीसरा वीडियो केवल जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, अर्थ क्या है, इसके क्या क्या आयाम हैं, इसका इतिहास क्या रहा है और भारत में ये क्यों चर्चा में है और अंतिम निष्कर्ष क्या होना चाहिए, हम ये देखें। तो आप इस सामग्री का प्रयोग या इस तरीके का प्रयोग निबंध में भी कर सकते हैं और पॉलिटी के उस प्रश्न के अनुसार जो भी है उसके हिसाब से आप इसका यूज उत्तर में अपने में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके मीनिंग के साथ। और अगर मीनिंग देखना है तो इसके दोनों शब्दों को आप देख सकते हैं। एक शब्द है जुडिशियल और दूसरा अर्थ है एक्टिविज्म। ठीक है, जुडिशियल का अर्थ है यहाँ न्यायालय द्वारा और एक्टिविज्म का अर्थ है जो नीचे दिया गया है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। एक्टिविज्म या सक्रियता जो शब्द है वो आप न्यायालय से हटकर भी अगर देखें कहीं भी जीवन में किसी भी पक्ष में तो उससे भी समझ सकते हैं। शाब्दिक रूप से अगर आप लिटरली देखना चाहते हैं तो कोई भी संस्था, व्यक्ति या समूह जब अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कई उद्देश्य हो सकते हैं, उनमें से कुछ मूल उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का मूल उद्देश्य देखेंगे तो संविधान की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इत्यादि है। तो मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी संस्था, समूह या व्यक्ति ट्रेडिशनल के साथ साथ जब नए टूल्स, न्यू वेज यानी तरीके, उपकरण, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स और जब नए एरियाज, क्षेत्रों को एक्सप्लोर करता है, वहां तक जाने की कोशिश करता है, और ये सब इंटेंशनली होना चाहिए। ये सायास इसको कहते हैं, जानबूझकर किया गया प्रयोग है। लेकिन हाँ, ये सभी प्रयास व्यवस्था के संतुलन के लिए जरूरी हैं, ना कि अपने डोमिनेंस के लिए। अपने प्रभुत्व के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो अति सक्रियता कही जाएगी। ठीक है, जैसे आप एक डीएम का एग्जाम्पल देखें। आप प्रशासनिक सेवा में आने वाले हैं तो एक किसी भी सफल प्रशासनिक अधिकारी का, सफल का आशय है जिसका जनता में जो लोकप्रिय हो। तो आप देखते होंगे कि पीएससी के, पीसीएस के टॉपर्स भी होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि वो टॉपर्स जब फील्ड में काम करते हैं तो वो जनता के चहेते बन जाते हैं। लेकिन जो कम रैंक पर आया है या टॉपर नहीं है, पहले 3 या पहले 10 टॉपर्स में से नहीं है या पहला टॉपर नहीं है, वो एक ऐसे काम करता है जिससे जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। वर्तमान संदर्भ में उत्तराखंड में जो नए युवा आईपीएस, आईएएस, विशेषकर आईएएस जैसे आप देखते हैं कि चर्चा में रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आप समझ रहे होंगे। तो उन नए ब्लड्स ने, यंग ब्लड्स ने अपने काम के तरीके को इस तरह से किया है कि पब्लिक उनके लिए एक तरह से दीवानी हो गई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं होता था, लेकिन मैंने उदाहरण समकालीन, कंटेम्प्रेरी दिए हैं जिससे कि आप उन्हें समझ पाए। तो ये वो डीएम हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। चर्चा तो पॉजिटिव चर्चा में, जनता के लोगों, जनता के चहेते हैं, व्यवस्था से अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। पीएम ने भी कुछ को अवार्ड दिया है, प्रधानमंत्री ने, हमारे ने। इनकी तुलना अगर हम बाकी डीएम से करें तो जो पब्लिक के चहेते नहीं बन पाए, चर्चा में, मेरा चर्चा नहीं है, चर्चा तो कई तरीके के कारणों से हो सकती है, जो पब्लिक की वास्तविक चहेते हों, है ना।
ऐसे डीएम भी आप जानते हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे कुछ डीएम हैं जो हमेशा साथ साथ चर्चा के लिए चलते हैं, उनके साथ वीडियो कर्मी होते हैं। आप समझ रहे होंगे किसका इस तरफ इशारा है। व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है, मैं केवल विद्यार्थियों के समझ को बेहतर बनाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो जो केवल चर्चा के लिए कर रहे हैं, चर्चा में हैं, उनके हजारों फॉलोअर्स हैं, और वो जो वाकई ही पब्लिक में लोकप्रिय हैं, जिनके जाने से पब्लिक परेशान होती है जिला बदलने से या ट्रांसफ़र होने से, इनमें एक ही चीज़ का फ़र्क है कि वो अपने कार्य के प्रति सक्रिय हैं। बाकी सब पद के अनुसार डीएम है, परंपरागत तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो भी डीएम है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी जिले का मुखिया ऐसा है जो अपने काम को कुछ नए उपकरणों, नए तरीकों, नई अवधारणाओं, नई सोच के साथ लेकर आया है। और यही उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों से सिविल यूपीएससी का रहा है, जिसने ऐसे यंग ब्लड्स को प्रमोट किया है और उनके लिए एथिक्स या एप्टीट्यूड के जो पेपर्स प्री और मेंस में रखे हैं, बदलाव किए हैं, वो शायद ऐसे लोगों के लिए रखे गए जो व्यवस्था में आकर कुछ नयापन लाएं, क्योंकि समय बदल रहा है, ज़रूरतें बदल रही हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो इससे आप सक्रियता का और कार्य का अर्थ समझ सकते हैं। न्यायिक कार्य और न्यायिक सक्रियता में आपको इजीली या बड़ी आसानी से, मुझे लगता है, आप अंतर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हेडिंग इस टॉपिक का है इतिहास। बैकग्राउंड क्या है, क्या भारत के लिए एकदम नई चीज़ है, विश्व के लिए नई चीज़ है? तो आधुनिक काल में इसका जन्म हुआ। इससे पहले ये व्यवस्था न्यायिक संदर्भ में तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, जो राजा हुए, कुछ ऐसे राजा जो जनता के लोकप्रिय थे, जो जनता में जाकर भेष बदलकर गुप्तचरों के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय रहते थे, तो सक्रियता वहाँ भी थी कार्य के प्रति, लेकिन न्यायिक सक्रियता का जो अवधारणा है वो आधुनिक काल में 1803 के आसपास अमेरिका में देखी गई। और ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस में सामने आया। वहाँ सक्रियता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि न्यायालय ने एक ऐसी समीक्षा की जिस समीक्षा में ये कहा गया, और आप ध्यान से इसे समझें और लिखें भी साथ साथ, क्योंकि इस वीडियो में वो नहीं, इस पीपीटी में वो नहीं दिख रहा है। तो क्या कहा न्यायालय ने ऐसा वहाँ पर जो बात मानी गई, और उसमें न्यायिक व्याख्या के तहत या समीक्षा के तहत कोर्ट ने कहा कि जो लिखा गया है वो तो ठीक है, लेकिन कानून में क्या लिखा है वो ठीक है, लेकिन कानून क्या कहना चाहता है। तो जो चाहना शब्द है, जाहिर सी बात है ये परिभाषित तो नहीं हो सकता, ना कहीं लिखित रूप में आ सकता है। तो ये चाहना जो शब्द है, इससे ही वो चीज़, भावना पैदा हुई कि क्या न्यायालय केवल परंपरागत लिखित रूप से ही काम करता रहे, या न्याय के उद्देश्य से। और कौन सा उद्देश्य न्याय का, यहाँ कुछ आप फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, ठीक है। केवल आप न्यायाधीश हैं, आप न्यायपालिका हैं और आप न्याय करते हैं और आप बैठे हैं, इससे काम नहीं चलता, बल्कि लोगों के बीच में सही समय के साथ, सही परिस्थितियों में जल्द से जल्द सस्ते ढंग मतलब कम से कम पैसे में लोगों को न्याय मिल जाना चाहिए। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट के पास या वहाँ के न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अमेरिका के इस न्यायालय के इस कथन से कि कानून क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, अर्थात संविधान की व्याख्या का अधिकार जब कोर्ट के पास आया, कोर्ट ने इसको व्याख्याओं से प्राप्त कर लिया, इस प्रक्रिया को कहा गया जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अर्थात वहाँ की न्यायालय द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर ही विकसित हुआ है, ठीक है। अब बात आती है भारत में। भारत में ये लगभग 1970 के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए 1980 का दशक आप कह सकते हैं। और वो केस का संदर्भ आप जानते हैं, आपको केवल संकेत करते हुए लिखना है, और वो है भागलपुर का बंदी केस, जिसमें पुलिस अधिकारी रुस्तमणी थे, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा वहाँ के विचाराधीन कैदियों के बारे में,
और वो ये था कि कई कैदी अपनी अपराध की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जेल में बंदी हैं, क्योंकि कई औपचारिकताएं थी जो वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अभी तक जेल में थे जबकि सजा पूरी हो चुकी थी। इस पर उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान के आधार पर उस समय के एडवोकेट मिस्टर हिंगोरानी ने एडवोकेट हिंगोरानी ने इसका वाद न्यायालय में दायर किया, और इस आधार पर कि ये परंपरागत कार्य नहीं था, क्योंकि कोर्ट तब तक ये मानता था कि जो वादी है या जो प्रतिवादी है, दोनों में से कोई भी जिसका केस से प्रत्यक्ष संबंध है, वो अगर हमारे दरवाजे पर आएगा तभी हम न्याय उपलब्ध कराएंगे। यहाँ हिंगोरानी ने कहा कि मसला ये नहीं है कि मैं परेशान हूँ या नहीं प्रत्यक्ष रूप से। मेरी समस्या यह है कि भारत का संविधान लोगों को प्राकृतिक अधिकार भी देता है, और प्राकृतिक अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उन बंदियों के बिहाफ पर मेरी तरफ से माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई करे। तो न्यायालय ने उस चीज़ को माना, और वहाँ भारत में दिखाई देता है कि एक तरह से न्यायिक सक्रियता दिखने लगी है, औपचारिक रूप से कहते हैं। अनौपचारिक रूप से पहले भी थी, मैं आपको वह भी बताता हूँ कि कैसे थी। औपचारिक रूप से माना जाता है कि ऐसा है। तो आप देखें, भारत में आप एक सेंटेंस पढ़ लें कि न्यायालय द्वारा इस स्वीकृति के साथ कि वह व्यक्ति भी न्याय मांग सकता है जो ना तो केस से जुड़ा वादी है या प्रतिवादी है। यहाँ हिंगोरानी थे जो केस से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जनहित याचिका के रूप में, क्योंकि इसमें कई लोगों का हित जुड़ा हुआ था, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का विषय था, इसलिए भी कोर्ट ने उसकी बात को माना। तो ये पहला एग्जाम्पल है औपचारिक रूप से जहाँ पर न्यायालय ने परंपरागत कार्य ना करते हुए एक नए तरीके से काम करना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ये इतिहास हमें दिखाई देता है। हिंगोरानी का केस या भागलपुर बंदी केस आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल आपको समझाने के लिए थे। तो आप भागलपुर बंदी बाद भी लिख देंगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो उस बात को आसानी से समझ लेगा, है ना। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर महत्वपूर्ण है कि इन्हीं संदर्भों में इसी समय हमारे माननीय न्यायाधीश भगवती साहब और कृष्णा अय्यर ने भी इस केस में, इस संदर्भ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो उनका नाम भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके आयाम क्या क्या, और यही बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः भारत में जो न्यायिक सक्रियता के संकीर्ण अर्थ पर विचार किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको पूरा विस्तृत अर्थ बताता हूँ इसका, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखना है आपको, और दिखाना भी है, समझें आप लोग। मैंने जैसा कहा, अगर आप जो मैंने एग्जाम्पल अभी उत्तराखंड के कुछ नए युवा डीएम के दिए हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से कर रहे हैं। तो कोई भी संस्था, व्यक्ति या समूह जब अपने काम के लिए नए उपकरणों का प्रयोग करता है, नए टूल का यूज करता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो काम के लिए सक्रिय है। तो न्यायालय के संदर्भ में, न्यायिकता के संदर्भ में, उसी केस में, भागलपुर बंदी केस में जनहित याचिका की अवधारणा सामने आती है औपचारिक रूप से। उसके बाद न्याय अदालतों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और लगातार वो काम कर रहा है इस तरह के कि नए नए तरीके यूज कर रहा है। लोक अदालत की अवधारणा है। लोक अदालत बहुत अच्छी अवधारणा है। आप जानते हैं कि भारत में करोड़ों केसों में से अधिकांश केस ऐसे हैं जो बहुत छोटे मोटे विवादों से जुड़े हुए हैं, जिनका समाधान आपसी मध्यस्थता से या आपसी बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से हो सकता है। तो कोर्ट ने इन केसेस को आइडेंटिफाई किया है, और वादी और प्रतिवादी दोनों के इनिशिएशन पर समाज के प्रतिष्ठित वर्ग, व्यक्ति आकर उनके बीच में इन विवादों का निपटारा कराते हैं, और वो केस समाप्त हो जाता है। इसमें न्यायालय की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। मुख्य भूमिका समाज के मध्यस्थ वर्ग की है और वादी प्रतिवादी की होती है। तो ये भी एक नया आइडिया था आज के हिसाब से देखें तो। इवनिंग कोर्ट कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम दिन में ही काम करें, सुविधा के अनुसार से शाम को काम कर सकते हैं। इवन याकूब जैसे केसेस में कोर्ट ने नाइट में भी काम किया, आपने देखा है। तो बहुत सारे उपकरण हैं जहां न्यायालय विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके अपने आप को सक्रिय घोषित कर रहा है। इसके अलावा नई अवधारणाएं देख सकते हैं आप। जैसे मैंने दो शब्द आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये शब्द जाहिर सी बात है, पहला वाला शब्द तो
बहुत पहले ही आ गया था, तो फिर भी मैंने इसको सक्रियता में शामिल कर लिया है। ये औपचारिक सक्रियता, मतलब भारत में न्यायिक सक्रियता का औपचारिक तो आपने भागलपुर केस देखा है, लेकिन न्यायालय सक्रिय होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है, जब उसने केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया। ये ऐसा शब्द है जो न्यायालय को संविधान की समझ का अधिकारी घोषित करता है। आप जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये वो अवधारणा है जिसने स्थापित कर दिया कि हाँ, न्यायालय ही संविधान की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। तो आधारभूत ढांचे पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से, समझ के आप। तो आधारभूत ढांचा शब्द आप देखें कि कहीं नहीं दिखता, ना तो संविधान में कहीं लिखा हुआ है, ना कहीं संसदीय प्रक्रियाओं में आया, केवल न्यायालय के द्वारा सक्रिय रूप से काम करने के कारण या उस उद्देश्य से वो अवधारणा गढ़ी गई, है ना। तो और जिस पर आज पूरा संविधान चल रहा है, ये एक तरह से भारत के संविधान प्रक्रिया का यू टर्न माना जाता है आधारभूत ढांचा शब्द। आप इसका महत्व समझ सकते हैं, है ना। इसके द्वारा ही कोर्ट ने ऐसे काम कर दिए हैं जो सक्रियता के दायरे में आ गए हैं, ठीक है। अगला शब्द है विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, जो जाहिर सी बात है आप जानते हैं अमेरिका से लिया गया। विधि की सम्यक प्रक्रिया भी कहीं संविधान में लिखी नहीं है, किसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, लिखित रूप से तो कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन न्यायिक परंपरा में अब ये स्थापित हो गया है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया का होना भी आवश्यक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अनुच्छेद 21 है, जिसने सम्यक प्रक्रिया शब्द का इतना बढ़िया प्रयोग आज तक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। मैं इस पर भी अलग से चर्चा करूंगा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है और मैंने क्यों यूज की यहाँ पर। आप केवल यहाँ इसे मेंशन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा आयाम है ऑर्गेनिक थ्योरी के तहत अन्य अंगों के कार्य न करने से उत्पन्न शून्य को भरने में। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली इस पर। ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब आप समझें कि सावयवी क्या होता है। सावयवी का मतलब शरीर जैसा। हमारा शरीर काम करता है इस ऑर्गेनिक थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर, और वो क्या है कि एक अंग अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। देखने का काम आंखें करती हैं, बोलने का काम मुंह करता है, किसी चीज को पकड़ने पर पकड़ बनाने का काम हाथ करते हैं, यानी हर अंग अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। इस नाते शरीर की आवश्यकताएं वो अंग पूरा करने के लिए अधिकृत है और उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर पाता, नहीं करता। यह आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहार में क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपने अंग से हैंडीकैप्ड हो जाए, उदाहरण के लिए आप चलने के लिए पैरों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बिना आंखों के संभव है? नहीं। तो व्यक्ति आंखों के निर्देशन पर पैरों की सहायता से चलता है, यह स्वस्थ व्यक्ति, सावयवी सिद्धांत। लेकिन आंख नहीं है तो क्या चलना बंद कर देते हैं? नहीं। तो फिर कहते हैं कि जो ब्लाइंड होते हैं उनकी सिक्स सेंस ज्यादा काम करती है, यानी शरीर का एक हिस्सा आंखों के काम को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है और उसको बहुत बेहतर ढंग से करता है। तो कहने का मतलब है कि वो काम, यानी जो ब्लाइंड है, जो दिव्यांग है, वो उतनी स्पीड से तो नहीं चल सकता क्योंकि एक विशेषज्ञ अंग नहीं उपस्थित है, अनुपस्थित है, लेकिन उसकी जगह पर जो और अंग पूरे शरीर को बनाए रखने में जो सहायता करने लगते हैं, यानी आंखों के जो लिए काम असाइन किया गया था, नियत किया गया था, उस कार्य को अब शरीर के दूसरे अंग करने लगते हैं काम चलाने के लिए। सेम स्थिति यहां पर है कि संविधान ने सावयवी सिद्धांत अपनाया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को विशेषज्ञ घोषित किया, उनको अपने काम दिए और कहा कि तीनों मिलकर इस संविधान रूपी शरीर को बनाए रखें। लेकिन जैसा कि आपने देख रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका का निरंतर रूप से पतन हुआ है और वो काम नहीं कर पाई या उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाई जिस के लिए उनको बनाया गया था। तो ऐसे में एक शून्य वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए सारा भार आ गया किसी एक दूसरे अंग पर, जो थी न्यायपालिका। और न्यायपालिका ने उस गैप को फुलफिल करने के लिए अन्य अंगों के
कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को फिर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। भारत में यही अर्थ सबसे ज़्यादा स्वीकृत है, लेकिन ये केवल एक अर्थ है, याद रखिए, ये नेगेटिव अर्थ है, बाकी अर्थ पॉजिटिव है। चौथा या फोर्थ देखें, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना। ये सक्रियता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे ही समय परिस्थितियां बदलें, आप मूल भाव को बनाए रखते हुए अपने आप में परिवर्तन कर लें। इसी को हम समायोजन, अनुकूलन कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि अब परंपरागत अपराध के साथ साथ नए तरीके के अपराध हैं, तकनीकी अपराध हैं। न्यायालय ने अपने आप को बदला है और इसका सबसे एग्जाम्पल है कि न्यायालय अब ऑनलाइन सुनवाई कर रहा है। न्यायालय अपनी प्रक्रियाओं में, प्रोसीडिंग्स में तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करने लगा है। ये अच्छी चीज़ है। ये दिखाती है कि जो लोग दूर दराज से कोर्ट के पास चल के नहीं आ सकते, माणा से सपोज करिए, या माणा या धारचूला से नैनीताल आना, या मुजफ्फरनगर के किसी गांव से इलाहाबाद जाना निश्चित रूप से दूरी है, ग्रामीण व्यक्ति के लिए महंगा भी है और समय का इशू भी दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सुनवाई का न्यायालय का यह प्रयास, आप कह सकते हैं कि वो वाकई सीरियस है, कि न्याय होता नहीं बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, है ना। तो इन सब चार अर्थों को उदाहरण के माध्यम से आप स्पष्ट करें। अब हम जो तीसरा है, सावयव सिद्धांत के तहत अन्य अंगों के कार्य ना करने से उत्पन्न शून्य को भरने पर, इस पर हम थोड़ी चर्चा विस्तार से करने। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप जुडिशल एक्टिविज्म को जस्टिफाई करना चाहते हो तो आपको ये थ्योरी का यूज़ करना होगा। ये थ्योरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि ये बताएगी कि जब एक अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका अगर कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका दबाव और प्रभाव दूसरे अंगों पर जरूर पड़ता है। तो विधायिका और कार्यपालिका ने वो कार्य नहीं किए हैं जो कार्य उसे करने चाहिए थे। तो जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि लगातार हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि विधायिका यानी संसद के कार्य करने के जो समय है वो कम हुआ है, क्योंकि अनावश्यक कारणों से संसद ठप होती रही है। तो विधायिका ने विधायन का काम ढंग से नहीं किया। नंबर 2, कार्यपालिका पर यही है कि कार्यपालिका भी कई बार विभिन्न कारणों से अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रही है, जिसमें प्रमुख कारण है लोकप्रिय संप्रभुता। अब लोकप्रिय संप्रभुता, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और औद्योगिक घरानों के लिए अधिक कार्य, ये सब जाहिर सी बात है कुछ आरोप भी हैं और उनमें कुछ सत्यता भी है। तो लोकप्रिय मैनेजमेंट के नाम पर लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आप सरकारों को देखें कार्यपालिका के नाम पर, जब वो किसानों के करोड़ों के बिल माफ़ कर देती हैं, है ना। इससे सरकार को लोकप्रियता तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो जनता के दबाव में, चाहे वो निर्णय तार्किक है या तार्किक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारों को वो निर्णय लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार फिर से सत्ता प्राप्त करनी है। दूसरा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। पॉलिटिकल मैनेजमेंट का आशय यहाँ पर, जब से सरकारें अनेक पार्टियों की बनी, इसको कॉलिएशन या गठबंधन सरकारें कहते हैं, तो कार्यपालिका का अधिकांश ध्यान अपने सहयोगी पार्टियों या अलाइज को ही मैनेज करने के नाम पर निकलता है। तो जिस सरकार या जिस मंत्री का काम सरकार को या कार्यपालिका को ऑपरेट करने का होना चाहिए था, उनमें उनका अधिकांश काम सहयोगी दलों के इच्छाओं, सदस्यों की इच्छाओं को और हितों को पूरा करने में निकल जाता है। ठीक। तीसरा है इंडस्ट्रियल हाउसेस, औद्योगिक घराने। आप भी देख रहे हैं कि सरकार, कई ऐसे केसेस हैं, चाहे मेहुल चोकसी का केस हो, चाहे किसी IPL के घोटालेबाज का केस हो, इन सब में ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने जानबूझकर, सरकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरकार के किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उनको लाभ पहुँचाने के लिए और सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट को ताक पर रखकर उनको लाभ पहुँचाया। तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका अपने कार्यों को
उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पा रहे। तीसरा है नौकरशाही। नौकरशाही पर बहुत बड़ा जो व्यंग है, जब नौकरशाही के रूप में सीबीआई को माननीय न्यायालय ने तोता तक कह दिया, तो इससे बड़ी आलोचना, इससे बड़ा व्यंग, इससे बड़ी बेइज्जती किसी भी नौकरशाह के लिए नहीं हो सकती कि जब उसकी तुलना एक तोते से की जा रही हो। तो जब सीबीआई जैसी संस्थाओं को तोता कहा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य राजस्व, सामान्य पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन के अधिकारियों, निम्न स्तर के अधिकारियों जो जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। यहाँ मैंने राज्यपाल का उदाहरण भी ले लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे नौकरशाही के साथ रखें। राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में, उनके कार्यों के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जिस तरह टिप्पणियां की हैं, वो दिखाती हैं कि राज्यपालों ने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया, क्योंकि चाहे राज्यपाल हो चाहे नौकरशाह, आज उनकी कमिटमेंट कुछ की ऐसा लगता है कि किसी दल या विचारधारा विशेष के साथ है, ना कि संविधान के साथ। उनको विचारधारा के साथ नहीं, दल के साथ नहीं, बल्कि संविधान के प्रति अपनी दायित्वों को, अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस स्थिति ने भी न्यायालय को मजबूर किया कि वो सक्रियता दिखाए। और लास्ट है संस्थागत भ्रष्टाचार से, इंस्टीट्यूशनल करप्शन कहते हैं इसे, इससे डेवलपमेंट को दिखाया गया। अब आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट दिखाया गया है, जाहिर सी बात है ग्राफिक्स के थ्रू दिखाया गया, लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिला। बहुत बड़ा उदाहरण है इसका हमारा वाजपेयी जी की सरकार, जिसने बहुत सारे काम किए, लेकिन इंडिया शाइनिंग के दावे पर सरकार गिरी और सरकार को लगता रहा कि उसने विकास किया। लेकिन आप ये भी समझें, उस नारे में निश्चित रूप से विकास हुआ, लेकिन विकास एकांगी हुआ। उस एकांगी विकास ने जनता को आकर्षित नहीं किया और शाइनिंग इंडिया के नाम के बावजूद भी सरकारें गिरी हैं। सेम स्थिति यूपीए के साथ भी रही है। यूपीए फर्स्ट का जो नरेगा था, मनरेगा था, अच्छी उपलब्धि हासिल की। उस उपलब्धि के आधार पर उन्होंने सेकंड फेज भी, या सेकंड बार दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन आप देखते हैं कि दूसरी बार सरकार करप्शन का शिकार हो गई। कहने का मतलब 2G हो, कॉमनवेल्थ हो या कोल स्कैम हो, आज करप्शन को इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि जनता को दिखता है कि काम हो रहा है, लेकिन सच ये है कि उस काम और उस डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट भ्रष्टाचार के रूप में वो छिपा हुआ है। ठीक है, इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहाँ इस संदर्भ में कार्यपालिका और विधायिका, वो या तो दुष्प्रकार यानी डिसफंक्शन कर रही हैं। डिसफंक्शन का मतलब इससे पूरे सिस्टम को नुकसान हो रहा है। नकार्य यानी नॉन फंक्शन, या कई बार चुप्पी धारण कर लेती हैं। जैसे जब तक लोकपाल के लिए अन्ना का आंदोलन नहीं हुआ, तब तक सरकारें भ्रष्टाचार पर केवल दिखावी कार्यवाही करती रहीं और चुपचाप बैठी रहीं। तो डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन हमारी संस्थाओं ने दिखाया और उससे एक वैक्यूम, एक शून्य उत्पन्न हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब शून्य उत्पन्न होता है, और ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहती है कि इससे किसी एक संस्था पर दबाव बढ़ता है, और वो दबाव न्यायपालिका के ऊपर बढ़ा। ठीक है, न्यायपालिका ने इस दबाव को जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से देखा गया, जिसको हमने JA शॉर्ट फॉर्म में कहा है, और इसका अर्थ ये था कि जुडिशरी ने अन्य अंगों के कार्यों को अपने ऊपर भी धारण कर लिया। अब सुनने में अच्छा लग रहा है कि न्यायपालिका ने वो काम किए जिनसे न्यायालय को सक्रियता प्राप्त हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यों से न्यायपालिका पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का अतिक्रमण किया है। तो अतिक्रमण की चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यायालय ने किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों का अतिक्रमण किया है। ध्यान रखिएगा कि जो आपको ये 4 हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, यातायात और कमजोर वर्ग, इन सब के कल्याण या इन सबको दूर करने, इनसे संबंधित समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की दोनों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फेलियर ने न्यायपालिका को मौका दिया, अवसर दिया कि वो इसे ठीक करे। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि
दिल्ली में जो डीजल वाले वाहन थे उनको व्यवस्था से बाहर करना, प्रदूषणकारी इकाइयों को व्यवस्था से बाहर करना, ताजमहल के संरक्षण के लिए निर्देश देना, नदी रिवर लिंक के लिए आदेश देना, टाइगर रिजर्व में खासकर ये जो जिम कॉर्बेट था या रणथंभौर था वहाँ पर जो पर्यटन था उसको रोकना, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, जो चाइनीज़ मंजा जिससे पतंग उड़ाते हैं उसको रोकने का प्रयास करना, पटाखे के लिए कहना कि इको फ्रेंडली पटाखे यूज़ करना, ये पर्यावरण के संदर्भ में न्यायालय का एक्टिविज्म है। ये कार्य विधायिका और कार्यपालिका को अपने स्तर पर करने चाहिए थे, लेकिन लोकप्रिय संप्रभुता या फैसलों के चलते ऐसा उन्होंने नहीं किया और समस्याएं बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित होने लगे। तो न्यायपालिका को चाहकर और ना चाहकर दोनों तरीकों से इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो विधायिका को लगा कि उनके कार्यों में हस्तक्षेप हो गया, कार्यपालिका को लगा कि उनके कार्यों में हस्तक्षेप हुआ, जबकि सच है कि उन्होंने खुद ये मौका दिया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चाहे शिबू सोरेन का केस हो, रजा का केस हो, 2G स्पेक्ट्रम का, अंसारी ब्रदर्स का केस हो, चाहे कोल स्कैम हो, ये सभी स्कैम ये दिखाते हैं और न्यायपालिका के उस पर निर्णय ये दिखाते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका ने अपने कार्यों को अंजाम अच्छे से नहीं दिया, भ्रष्टाचार हुआ, संवैधानिक जो छिद्र हैं जिनका फ़ायदा उठाकर ये संस्थाएं फ़ायदा उठाती रही या लोग फ़ायदा उठाते रहे, उनको दूर करने के लिए फिर न्यायालय को सामने आकर निर्देश देने पड़े। यातायात के संदर्भ में हेलमेट अनिवार्य करना हो, सीट बेल्ट अनिवार्य करना हो, 4 व्हीलर पर जो स्क्रीन होती है या ब्लैक फिल्म होती है उसको हटाने का निर्देश हो, या रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण या एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति हो, इनको लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिए। कमज़ोर वर्गों को लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिए, चाहे बाल श्रम को लेकर हो, चाहे भागलपुर में जेलों में बंद कैदियों के बारे में हो, दिहाड़ी मजदूरों को जो वेतन नहीं मिला जेलों में उस पर निर्देश हो, महिलाओं के सार्वजनिक हितों और सार्वजनिक स्थानों पर काम करने के लिए सुरक्षा संबंधी विशाखा गाइडलाइन हो। आप ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को उदाहरण जरूर दीजिए जिससे कि आपके आंसर में विविधता दिखाई देगी। प्रश्न उत्तर में मैंने आपको कुछ इंडिकेट किए हुए हैं, इससे आप और विस्तृत कर सकते हैं। ये सब दिखाता है कि ये सब काम कार्यपालिका के थे, विधायिका के थे, नहीं किया तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है पूरे चर्चा से कि जो न्यायालय कर रहा है वो अच्छी चीज़ है और वो दिखती भी है। इस पूरी चर्चा के बाद आपने जो प्रश्न उठाया था कि न्यायिक सक्रियता क्या है, उसका जवाब तो मिला, लेकिन न्यायिक सक्रियता क्या इतनी अच्छी चीज़ है? उसका मूल्यांकन भी होना ही चाहिए। कोई भी संस्था हो, कितना भी अच्छा काम करे, मूल्यांकन सबके लिए ज़रूरी है। तो हम भी देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय ने जो भी काम किए वो कितने फ़ायदेमंद हैं, इससे उनकी वैधता या वैलिडिटी पता लगेगी। सबसे पहले है लाभ क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से न्यायपालिका को लाभ हुआ और न्यायपालिका के रूप में संविधान को लाभ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको नंबर देने हों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, कि अपने काम में कौन दक्ष है, कौन एफिशिएंट है, तो आप निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप न्यायपालिका को नंबर 1 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के नाम पर जितने कदम उठाए उससे पब्लिक का कहीं ना कहीं विश्वास जीता और इससे संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ी। विशेषकर तब जब कई संवैधानिक संस्थाएं पतन का शिकार हैं, डिक्लाइन का शिकार हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का ये काम उन्हें लोकप्रिय और विश्वसनीय दोनों बना देता है। ठीक है, दूसरा, इन सब निर्णयों से सक्रियता के नाम पर जो भी आदेश हुए या जिम्मेदारी तय की गई, उससे कहीं ना कहीं अन्य संस्थाओं ने अपनी अकाउंटेबिलिटी को महसूस किया। बहुत जरूरी चीज है कि अब हमें उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर जवाबदेहिता की तरफ जाना होगा और न्यायालय के इस एक्टिविज्म से कहीं ना कहीं संस्थाएं
अब उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर अकाउंटेबिलिटी की ओर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सक्रियता की भूमिका अवश्य देखी जानी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जो महासमर है जिसमें सबको लाभ मिल रहा है लेकिन वो दूर नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हों, उन सबको अगर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो निश्चित रूप से न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है इसमें। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के प्रति जो प्रभावी कार्यवाही है, जो विधायिका और कार्यपालिका का कार्य होना चाहिए था, उसको न्यायपालिका ने कंडक्ट किया। तीसरी चीज, जो अगली चीज है वो है कि आखिर इससे जनता को और क्या मिला। तो अगर आप देखें कि न्यायपालिका ने जिस तरीके से नए उपकरणों का प्रयोग किया, ग्रामीण क्षेत्रों तक, ग्रासरूट लेवल तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है, उससे ग्रामीण या ग्रासरूट पीपुल का भी न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। आप भी समझ सकते हैं कि ग्रासरूट पीपुल बहुत ज़्यादा न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन तो ग्रामीण लोगों को, दूर दराज में रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों को जब न्याय सुलभ हुआ तो ये भी उसके लाभ के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखें कि क्या लाभ ही लाभ है या कोई आलोचना भी है या इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो निश्चित रूप से इसकी उपलब्धियां भी हैं तो कुछ ना कुछ आलोचना भी होगी या शंकाएं हैं कि नंबर एक, सरकार द्वारा जो नीति निर्माण का कार्य होता है उसके अधिकार में कमी आई। दूसरा एक प्रश्न और उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मैं न्याय संविधान की सुरक्षा कर रहा हूं, है ना, तो अन्य संस्थाएं भी ये दावा कर सकती हैं कि चूंकि वो संविधान में है, संविधान में उनके कार्य भी दिए गए हैं और इस नाते वो अपने कार्य का विस्तार कर रही हैं, चुनाव आयोग हो, है ना, या अन्य आयोग हो, इस तरह से। तो क्या कोई सीमा है और वो क्या है ये परिभाषित नहीं है। तो इस नाम पर कि वो संविधान के संरक्षक हैं, संविधान ने उन्हें अपने कार्यों को दिया है और इस नाते वो उस कार्यों को कहाँ तक कर सकते हैं। तो एक तरह से किसी भी संस्थान की जो एक सीमा होनी चाहिए, वो सीमाएं लगातार बढ़ेंगी तो फिर निश्चित रूप से सभी संस्थान एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि कई बार न्यायालय अति सक्रिय हुआ है और निर्णय अव्यवहारिक हुए, हाइपर एक्टिविज्म कहते हैं इसे। तो डिसीजंस कैसे हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया कि सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तो वहाँ कोर्ट ने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चे के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में हैं और भी अन्य अनुच्छेदों में हैं। तो बच्चे ये कह सकते हैं कि मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी भी स्कूल में पढ़ूँ, इसके लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। और यही कारण है कि अच्छा निर्णय होने के बावजूद भी आइडियल बन के रह गया, व्यवहारिक नहीं हो पाया। यही स्थिति हाईवे के किनारे के जो शराब विक्रय के केंद्र थे उन पर भी लागू हुआ, लेकिन उस तरह से उसको भी निष्प्रभावी सरकारों ने बना दिया। ठीक है। और अंत में हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अति सक्रियता अगर दिखाता है तो इससे संविधान के अंदर जो शक्ति संतुलन का जो नाजुक व्यवस्था है वो टूट जाती है, टूटने के खतरे पैदा हो जाते हैं। तो ये आलोचना है। तो अंततः हम क्या कहें, अंततः हम ये कह सकते हैं कि अभी तक न्यायिक सक्रियता के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है उसका स्वागत किया गया है। एक पक्ष की आलोचना जो मैंने अभी आपको डिस्कस की और वो थी कि अन्य संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप का खतरा लगातार बना हुआ है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान भी लिया है और ये निश्चित किया है कई निर्णयों में, जैसे न्यायिक समीक्षा आयोग
को असंवैधानिक घोषित करते हुए उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को कॉलेजियम सिस्टम से शिकायत है, हम जल्दी ही इस कॉलेजियम सिस्टम में ऐसे सुधार करेंगे जिससे कि ये व्यवस्था और पारदर्शी हो जाए। ये उदाहरण ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी प्रतिष्ठा, अपने कार्यों को, अपनी आलोचनाओं को लेकर सक्रिय है और वो न्यायिक सक्रियता को सक्रिय ही बनाए रखना चाहता है, अति सक्रियता से बच रहा है। ठीक है, अब आप मुझे अपने आंसर मेरे जीमेल अकाउंट पे भेज सकते हैं और उस पर हम मूल्यांकन करके आपको वापस करेंगे। धन्यवाद।